हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रोफेसर कार समेत सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में गिर गए। प्रोफेसर अपने दफ्तर से घर जा रही थी। वो प्रोफेसर गिर गई, माफ कीजिएगा। प्रोफेसर अपने दफ्तर से घर जा रही थी। उनकी कार गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में गैलेरिया रोड से गुजर रही थी। वहां सड़क के किनारे गड्ढा खुला हुआ था, उनकी कार उसमें गिर गई। और एक चश्मदीद ने बताया कि कई दिन पहले वो गड्ढा खोदा गया था, नाले का निर्माण किया जाना था, लेकिन गड्ढे के नजदीक कोई चेतावनी बोर्ड जैसा कुछ नहीं लगाया गया था, बैरिकेड भी नहीं लगाया गया था। कोई बोर्ड या बैरिकेड ना होने की वजह से प्रोफेसर उसको उस गड्ढे के बारे में पता नहीं चला, वो गड्ढे में गिर गई। सीसीटीवी वीडियो में ये दिखा, कार तेजी से गहरे गड्ढे में गिरती नजर आई। गड्ढे में गिरने से कुछ सेकंड पहले कार सड़क के किनारे गुजर रही थी। थोड़ी देर में गड्ढे के बिल्कुल पास पहुंच गई। गड्ढे के पास जमा मिट्टी के ढेर से टकराई और मिट्टी के ढेर से टकराते ही उछल गई। उछलकर उस गड्ढे में जा गिरी और गड्ढे में गिरते ही धूल उड़ती दिखी। पूरी तरह से कार उसके अंदर समा गई, अंदर पलटी हुई नजर आई। कार को गिरते देख बड़ी संख्या में लोग गड्ढे के नजदीक पहुंच गए। भीड़ जमा हो गई, बाहर निकालने के लिए जुट गए। कुछ देर में उन्होंने उस कार में सवार प्रोफेसर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मशीन की मदद से उस कार को भी बाहर निकाला गया। उसमें उस कार को काफी नुकसान पहुंचा। उसकी खिड़कियों में लगा शीशा टूट गया, आगे लगा शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। यह हादसा गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में गैलेरिया रोड पर हुआ। जानकारी के मुताबिक इसी जगह पर गड्ढा था और यहीं पर ही महिला की कार जो है वो गिरती है और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाला जाता है। जानकारी ये मिल रही है कि महिला सेक्टर 55 स्थित सुशांत यूनिवर्सिटी में एक विभाग की एचओडी है, वो पढ़ाकर वहां से लौट रही थी। हादसे के वक्त मौजूद उस चश्मदीद के मुताबिक सड़क के किनारे 20 दिन पहले वो गड्ढा खोदा गया था, नाले का निर्माण वहां होना था, लेकिन इस घटना के अगले ही दिन प्रशासन की तरफ से उसे भर दिया गया, जबकि नाले को बनाने का काम पूरा नहीं हुआ। गड्ढा 15-20 दिन से खुला था। तो कोई यहाँ पर चेतावनी बोर्ड कुछ लगा हुआ था, किसी तरह का बैरिकेड? कुछ नहीं लगा था, ऐसे ही था। और ये गड्ढा कब बंद किया फिर? गड्ढा ये बंद हुआ संडे को शाम को। संडे शाम में गड्ढा बंद कर दिया। देखिए अभी जरा तस्वीर को देखिए, यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई गड्ढा भी था। तो आप समझिए किस तरह से हमारी जो एजेंसीज हैं वो काम करती हैं। तो इस घटना के बाद लोगों ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए, प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शादी समारोह में पहुंची एक महिला ने खुद को दूल्हे की पत्नी बताकर हंगामा कर दिया। वो एक बच्ची के साथ वहां पहुंच गई और बच्ची को अपनी बेटी बताया। दूल्हे पर तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी करने का आरोप लगाया और वहां मौजूद लोगों ने उनसे बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो महिला खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बता रही थी और उनके वहां पहुंचते ही हंगामा हो गया। शादी समारोह में यह हंगामा देखकर लोग हैरान रह गए। महिला बार बार दूल्हे पर झूठ बोलने का आरोप लगाती रही। हंगामा देखकर वहां कई और लोग जमा हो गए। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। कुछ लोगों ने महिला से बात की, उनसे पूरी बात जानने की कोशिश की। इसी बीच हंगामा कर रही महिला की दूसरी महिला के साथ हाथापाई हो गई और यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। उधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में एक लापता लड़के की तलाश करने गया एक गोताखोर तालाब में डूब गया। पुलिस के मुताबिक एक लड़का कई दिन से गायब था। उसके परिजनों ने उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच उसके परिजनों को तालाब के पास उसकी शर्ट मिली। वो घबरा गए, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वहां पहुंची, तलाशी अभियान शुरू किया गया, गोताखोरों की टीम बुलाई गई। तालाब में उस लड़के के शव को ढूंढा गया या लड़के को ढूंढा गया। तालाब के अंदर काफी देर की मेहनत के बाद शव निकाल लिया गया, लेकिन गोताखोरों की टीम का एक सदस्य तालाब के अंदर ही रह गया। वो बाहर नहीं निकल सका। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, वो गया कहां। गोताखोरों की टीम गई थी, उसमें से एक लड़का आया नहीं, शव मिल गया, शव को निकाल लिया। गोताखोरों की टीम उस लड़के को ढूंढने में जुट गई जो उनके साथ गया था। तालाब के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। कई घंटों तक उस गोताखोर की तलाश की गई। जिस लड़के को ढूंढने गए थे उसका शव तो मिल गया, लेकिन जो गोताखोर गए थे उनमें एक आदमी नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। तो यह हैरान करने वाली घटना गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुई। गोताखोर के गायब होने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई।
वो जैसा उसने गोता मारा, घास के अंदर वो रास्ता भूल गया और बस अंदर ही कहीं ना कहीं वो फंस गया। और जो जिस बॉडी को ढूंढा था वो बॉडी तो मिल गई, लेकिन अब हमारा भाई नहीं मिल पाया है। तालाब के अंदर गंदगी फैली हुई थी, आसपास कचरा फैला दिखा, तालाब और उसके आसपास लंबी लंबी घास नजर आई। लोगों ने आरोप लगाया कि वहां दलदल होने की वजह से वो तालाब मौत का कुआं बन गया। एक हफ्ते में 3 लोगों की जान जा चुकी है लोगों के मुताबिक। लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा इस पर। जान का खतरा बढ़ गया। जो गोताखोर गायब हुआ उसके परिवार में भी मातम छा गया। लोगों ने उसकी मौत की आशंका जताई। उसके परिजनों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी मौत हो गई है। आज तक कम से कम कई 100 लाशों को निकाल लिया और न जाने कितने 100 जनों को जिंदा बचा लिया। अच्छा, क्योंकि ये बोट क्लब के बेस्ट इलाकों में से थे। उसे ढूंढने के लिए अभियान फिर तेज किया गया। पुलिस भी जांच में जुट गई। लोगों ने अपील की कि जल्द से जल्द उस तालाब को साफ करवाया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जो आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या हुई थी उसका आरोपी ट्रेन छूटने की वजह से दिल्ली के द्वारका के होटल में छिपा हुआ था, जहां से वो पकड़ा गया। उसकी ट्रेन छूट गई थी। अधिकारी के घर हत्या और लूटपाट करने के बाद राहुल मीणा नाम का वो आरोपी जल्द से जल्द दिल्ली से भाग जाना चाहता था। वो स्टेशन भी गया था, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई। फिर उसने किसी होटल में रुकने का प्लान बनाया था। बाद में वो उस होटल से गिरफ्तार हुआ था। 4 दिन की पुलिस की हिरासत में है वो। पुलिस ने दावा किया आरोपी को जिस होटल से गिरफ्तार किया गया था वहीं से वो पैसे भी बरामद कर लिए गए जो उसने लूटे थे। आईआरएस अधिकारी के घर से लाखों रुपए कैश और गहने लेकर वो भागा था। पुलिस ने वो सब कुछ बरामद करने का दावा किया। आरोपी पर बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए का कर्ज था। तो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं आरोपी ने पूछताछ में कबूल लिया है कि उसने 2 रेप किए। आईआरएस अधिकारी की बेटी के रेप का भी आरोप है। उससे पहले राजस्थान के अलवर में उसके खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उससे 1 दिन पहले वहां उस पर एक महिला के रेप का आरोप लगा। आरोपी राहुल मीणा अलवर का ही रहने वाला है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या करने के बाद वो पालम रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां वो ट्रेन पकड़कर अपने घर अलवर जाना चाहता था। किसी तरह दिल्ली से भागने की फिराक में था, लेकिन अलवर जाने वाली ट्रेन पर वो बैठ नहीं सका। ट्रेन छूट गई उसकी। तो उसने स्टेशन से एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 9 में एक होटल में पहुंच गया। वहां कमरा नंबर 201 में जाकर छिप गया था। शाम को करीबन 5 से 6 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस को जब इनपुट मिलता है सर्विलांस के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए, तो राहुल मीणा की गिरफ्तारी जो है इसी होटल से की जाती है। पुलिस बता रही है वो होटल के अपने कमरे में ही बंद था। 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकला। खाना भी उसने कमरे में ही मंगवाया, बाहर जाकर नहीं खाया। वो अलवर जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने की योजना बना रहा था। तब तक वो वहीं छिपा रहना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। वो पूरी तैयारी के साथ उस होटल में पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। उसके बाद हुई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस कह रही है कोर्ट के सामने उसने अपना गुनाह मान लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है उसने ये भी मान लिया था कि हत्या से पहले उसने रेप किया था। आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ दरिंदगी की थी। आरोपी ने उसे काबू में करने के लिए उसके सिर पर पहले टेबल लैंप से हमला किया। उसके बाद उसने उसके सिर पर पानी की बोतल से भी वार किया। पुलिस ने बताया इन हमलों से लड़की बेहोश हो गई थी। आरोप है कि राहुल मीणा ने बेहोशी की हालत में उसका रेप किया था। इसके बाद उसने मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला घोट दिया था। पुलिस इस घटना को और अच्छी तरह से समझने के लिए आरोपी को जल्द ही आईआरएस अधिकारी के घर पर भी ले जा सकती है। यह पता लगा सकती है कि उसने घर में घुसने के बाद क्या क्या किया था, कैसे वो वहां से भागा था। दिल्ली पुलिस पीड़िता के घर आरोपी को ला सकती है और जो पूरा क्राइम सीन था उसका रिक्रिएशन कराया जाएगा कि कैसे 41 मिनट के अंदर इस घिनौनी वारदात को दरिंदगी के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सूत्र बता रहे हैं जब लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें कई अहम जानकारियां मिली कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात कही गई है। सूत्र कह रहे हैं हत्या से पहले बुरी तरह हमला किया गया था। लड़की के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, कई जगह खरोंच के निशान मिले हैं, नाक की हड्डी टूटी हुई मिली, गर्दन की हड्डी टूट गई थी। तो पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आशंका जताई कि लड़की ने हमलावर का बहुत विरोध किया होगा, खुद को बचाने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाई।
पुलिस ने बताया राहुल मीणा करीब 1.5 महीने पहले तक उसी घर में काम करता था, इसीलिए उसे वहां की हर चीज के बारे में जानकारी थी। कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन कौन रहता है, सब कुछ उसे पता था। हत्या के वक्त लड़की के माता पिता मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे, लड़की घर पर ही थी। वो बाहर से ताला लगाकर गए थे और वो उसे पता था कि वो बाहर से ताला लगाकर जाते हैं। आरोपी जानता था कि वो चाबी कहां रखकर जाते हैं। वो बाहर से ताला लगाकर चाबी रखकर जाते थे कि बाकी जो काम करने वाले घर में आए वो चाबी खोलकर अंदर चले जाकर काम कर सके, लड़की अंदर पढ़ती रहे। तो उसने बाहर शू रैक से चाबी निकाली जो उसे पता था वहां रखी होगी और फिर घर में दाखिल हुआ था। 1.5 महीने पहले ही उसे नौकरी से निकाला गया था। पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था उस पर और IRS अधिकारी ने उसे काम से हटा दिया था। तो पुलिस ने आशंका जताई कि इसके बाद से ही वो गुस्से में था, किसी तरह इस बात का बदला लेना चाहता था। और पुलिस सूत्र कह रहे हैं जब दिल्ली में उसे काम से निकाल दिया गया था यहां पर, तो वो राजस्थान में अपने घर अलवर चला गया था। वहां उसने क्या क्या किया, वो क्यों दिल्ली आया, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर पड़ताल में जुटी। पुलिस ने बताया राहुल मीणा को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। ऑनलाइन गेम में वो पैसे लगाता था और ये ऐसी लत लग गई थी उसे कि उसमें वो भारी रकम हार चुका था। 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था उस पर और जिन लोगों ने कर्ज दिया था उनकी पहचान हो चुकी है। पुलिस जल्द ही उनसे भी पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने जांच के बाद यह भी बताया कि आरोपी ने अपने घर वालों से कई बातें छिपाई थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उसे दिल्ली में काम से निकाल दिया गया है। उसने अपने घर वालों को यह जानकारी दी थी कि वो खुद ही नौकरी छोड़कर आया है। मम्मी, मुझे तो अब काम करने का मन नहीं कर रहा। आया बोले अभी फिर उन्होंने कि भाई तार मन न करे तो आ जा, तो न कर ला कहीं। घर वालों ने बताया कि जब वो दिल्ली से लौटा तब उसकी ऑनलाइन गेम खेलने की लत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने देखा वो दिन रात खेल रहा था, फोन में ही लगा रहता था। आरोपी के परिवार वालों ने अलवर में उसके खिलाफ दर्ज हुए केस को गलत बताया। उन्होंने दावा किया कि अलवर में उसके खिलाफ गांव के ही कुछ लोगों ने साजिश रच के आरोप लगाया और केस दर्ज करवाया। उसे रेप के झूठे आरोप में फंसाया गया, यह उसका परिवार कह रहा है। पुलिस कह रही है दिल्ली आने से पहले उसने एक महिला का रेप किया था। उस मामले में थाने में FIR भी दर्ज हुई थी। सूत्र बता रहे हैं दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या करने के बाद वो जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा था वो फोन भी उसका नहीं था, वो चोरी का फोन था। उसे बाद में कहीं ठिकाने लगा दिया उसने। पुलिस उस फोन की भी तलाश में जुटी है ताकि उससे कुछ अहम सुराग और सबूत मिल सके। और सूत्र बता रहे हैं पुलिस आरोपी से उस फोन के बारे में भी पूछताछ कर रही है कि उसने वो फोन क्यों फेंक दिया। पुलिस कह रही है दिल्ली में IRS अधिकारी के यहां उसने करीब 8 महीने तक काम किया था। 8 महीनों में वो घर का चप्पा चप्पा जान चुका था, घर वालों के बारे में सब कुछ जान चुका था, 8 महीने काम कर चुका था, दूसरे लोगों के बारे में जान चुका था। घटना वाले दिन राहुल मीणा ने हत्या से पहले लड़की को बुरी तरह पीटा, उसे बालों से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे वाली मंजिल पर लेकर गया। उसने लड़की के फिंगरप्रिंट से एक डिजिटल लॉकर को खोलने की कोशिश की। एक डिजिटल लॉकर था, उसे पता था, और वो फिंगरप्रिंट से खुलता था। तो उसने लड़की के फिंगरप्रिंट से डिजिटल लॉकर को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद ही उसने वो लॉकर किसी तरह तोड़ दिया और उस लॉकर से फिर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस राहुल मीणा के उन वीडियो की भी जांच कर रही है जो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किए हुए थे। वो सोशल मीडिया के लिए कई वीडियो बनाता था। उसी जगह पर जहां उस पर हत्या का आरोप है वहां पर भी उसने वीडियो बनाया। कैलाश हिल्स इलाके में महंगी महंगी गाड़ियों के सामने खड़े होकर वो वीडियो बनाया करता था। उधर मध्य प्रदेश के धार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए। तेंदुआ जंगल से निकलकर अचानक रिहायशी इलाके में पहुंच गया, सड़कों पर भटकने लगा, गलियों में घूमने लग गया। लोगों की जैसे ही उस पर नजर पड़ी उनकी सांसें अटक गई, इधर उधर भागने लग गए, जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लग गए। कुछ लोग घरों में छिप गए, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तभी उस तेंदुए ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो लोग भाग पाते, तेंदुए ने उन पर झपट्टा मार दिया। किसी के हाथ पर काटा, किसी के चेहरे पर पंजा मारा, किसी को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस बीच वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई, तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गई, लेकिन वो तेंदुआ वन विभाग के एक कर्मचारी पर भी कूद पड़ा। अपनी जान बचाकर वो भागने की कोशिश कर रहे थे। तेंदुए ने तभी उन्हें दबोच लिया, उन पर हमला कर दिया, उन्हें नोच लिया। हमले की वजह से वनकर्मी जमीन पर गिर पड़े, उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। दूसरे वनकर्मी भी भागते हुए वहां पहुंच गए।
हालांकि कुछ लोगों ने तेंदुए पर लाठियां बरसाईं और वनकर्मी को बचा लिया। हमले के डर से वो तेंदुआ फिर वो भाग निकला, झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले उसने कई लोगों को घायल कर दिया। एक लड़का बुरी तरह लहूलुहान हो गया, उसकी गर्दन दबोच ली थी तेंदुए ने। उसकी हालत देखकर लोग घबरा गए, उसकी गर्दन से लगातार खून बहता रहा। एक व्यक्ति उसकी गर्दन पकड़कर खड़े हो गए ताकि ज्यादा खून न बहे। गर्दन पकड़ी रखी, बाइक स्टार्ट करो बाइक। डरा देने वाली यह घटना धार के गुजरी गांव की रही। जिस लड़के पर हमला हुआ वो बुरी तरह घबराया दिखा, उसकी जान पर बनाई, उसके कपड़े भी कीचड़ से सने दिखे। उसकी हालत बिगड़ती देखकर लोग तुरंत उसे अस्पताल ले गए। 2 और लोग तेंदुए का शिकार हुए। एक व्यक्ति तो सिर से पैर तक घायल नजर आए, इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुछ लोग उन्हें गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाते दिखे। अस्पताल में भर्ती एक और व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला किया था। हमले में उनके हाथ पर गहरी चोट आई। तेंदुए के हमले से पूरे गांव में दहशत फैल गई, लोग खौफ से भर गए। हालांकि वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई। उधर मध्य प्रदेश के कटनी में एक शादी समारोह के दौरान पुलिस ने बारातियों पर डंडे बरसा दिए और मारपीट की वजह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और बारातियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। लोगों ने आरोप लगाया पुलिस ने बेवजह उनसे मारपीट की, उन पर डंडे बरसाए, हाथापाई की, महिलाओं से मारपीट की। जबकि पुलिस ने आरोप लगाया कि पहले बारातियों ने उस पर पथराव किया था। पुलिस ने दावा किया कुछ लोग नशे में थे, उन्होंने पुलिस से बदतमीजी की और उस पर पत्थर फेंके, तभी पुलिस वालों की उनसे झड़प हो गई। कुछ पुलिसकर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी, डंडों से बारातियों की पिटाई की। लोग इधर उधर भागने लगे। जब बारातियों की पिटाई हुई तो कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस वाले रुके नहीं, वो लोगों की पिटाई करते रहे। हालांकि कुछ लोग पुलिस वालों से भी मारपीट करने की कोशिश करते दिखाई दिए। चलाओ दो। क्या कर रहे हो? वीडियो क्यों बनाओ? अत्याचार कर रहे हो, वीडियो ना बनाएंगे। वीडियो क्यों बनाएंगे? अत्याचार कर रहे हो तुम लोग। लो, अत्याचार कर रहे हैं। ये एसआई अत्याचार कर रहा है। शादी होने से पहले ही वहां चीख पुकार मच गई। बारात पहुंचते ही जबरदस्त मारपीट हो गई। गुस्से में आए लोगों ने पुलिस पर अत्याचार करने का आरोप लगाया, उससे गाली गलौज भी की। पुलिस के मुताबिक उसे शिकायत मिली थी कि उन बारातियों ने कुछ लोगों से मारपीट कर ली क्योंकि उन लोगों ने तेज आवाज में गाने बजाने पर आपत्ति जताई थी। बाराती लोग शराब के नशे में थे और तेज डीजे बज रहा था और इसी बात को लेकर पड़ोसियों के द्वारा मना किया गया था। जो बाराती शराब के नशे में होने के कारण उनके साथ मारपीट किए थे। पुलिस ने आरोप लगाया वो जैसे ही बीच बचाव करने पहुंची, कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया तो पुलिस वाले भड़क गए तो उन्होंने भी उन पर लाठियां बरसा दी। ये अत्याचार कर रहा है। पकड़ो, ले लो। गुस्से में आए लोगों ने उनकी शिकायत करने की धमकी दी। कहा कि वो डीएसपी से उन लोगों की शिकायत करेंगे। तभी एक व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी के सिर पर बर्तन से हमला कर दिया। बना दो। डीएसपी के पास जाऊंगा, डीएसपी के पास। देखो ये ऐसे मार रहा है फालतू का, कोई मतलब नहीं है। मार रहा है, पुलिस नहीं है, ये पुलिस है, दारू खोर पुलिस है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दुल्हा भी पुलिस से भिड़ता दिखा। हालांकि कुछ लोग उसे पकड़कर खींचते रहे। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां से चली गई। पुलिस ने पथराव करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि जिन पुलिसकर्मियों ने बारातियों की पिटाई की उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 3000 लीटर नकली या मिलावटी रिफाइंड तेल बरामद करने का दावा किया। तेल को मशहूर ब्रांड फॉर्च्यून के नाम से बेचा जा रहा था। इसका पता तब चला जब कंपनी के एक कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि बाजार में उनकी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर नकली तेल बेचा जा रहा है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। अयोध्या के वजीरगंज इलाके में गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में रिफाइंड ऑयल के पैकेट बरामद किए गए। पुलिस को करीब 3000 लीटर तेल बरामद हुआ। फॉर्च्यून ब्रांड की नकल की गई थी। ये दिखा उन थैलियों पे असली ब्रांड की तरह पैक किया गया था।
और बाजार में सप्लाई की जा रही थी। धड़ल्ले से दुकानों पर बेचा जा रहा था। नकली तेल या दूसरे प्रकार का तेल जो है बेचा जा रहा है। ये सूचना पर पुलिस की सहयोग और सहायता के साथ उन्होंने मौके पर जाके जांच की और पाया कि काफ़ी भारी मात्रा में तेल जो है पाया गया है। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया। गोदाम से मिले तेल के पैकेट जब्त कर लिए। शुरुआती जांच में तेल के नकली या मिलावटी होने की आशंका जताई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तेल के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। पुलिस इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को ढूंढने में जुट गई। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नामी ब्रांड के पैकेट में नकली सामान जब्त किया गया। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। एक दुकान में छापेमारी की गई। वहां से नकली चाय पत्ती के पैकेट बरामद किए गए। कपड़े धोने वाले नकली पाउडर के पैकेट बरामद किए गए। कुछ दिन पहले प्रशासन को नकली सिगरेट भी बेचे जाने की वहां से शिकायत मिली थी। इस मामले में भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन इस कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही खाने पीने का नकली सामान जब्त किया गया। बड़े पैमाने पर चाय पत्ती के पैकेट रखे नजर आए। कपड़े धोने के पाउडर के पैकेट रखे दिखाई दिए। अब वो बड़े ब्रांड के पैकेट थे, लेकिन उसमें सब नकली था। नकली चाय पत्ती को पैक करके बेचा जा रहा था। बड़े ब्रांड के पैकेट में कपड़े धोने वाले नकली पाउडर को पैक करके बेचा जा रहा था। ब्रांड के फर्जी रैपर का इस्तेमाल किया जा रहा था और बड़े नामी ब्रांड के नाम पर बाजार में इनको खपाया जा रहा था। लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। जिस ब्रांड के नाम पर यह धोखाधड़ी हो रही थी उसे इसकी खबर लगी थी। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे और उस आदेश पर प्रशासन की टीम बिलासपुर के व्यापार विहार इलाके में पहुंची और उस दुकान में छापेमारी की। पुख्ता प्रमाण मिले थे तो इसमें कार्रवाई की गई है और इसी तरह से जो भी नकली सामान होंगे जिसमें एविडेंस के साथ अगर इसमें चीजें आएंगी तो उसमें भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आरोप है कुछ दिन पहले बिलासपुर में नकली हेयर ऑयल भी जब्त किया गया था। भारी मात्रा में नकली सिगरेट के पैकेट भी मिले थे। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी सामने आया। वहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक्सपायर हो चुके चिप्स और नमकीन को नए पैकेट में पैक करके बेचने वालों का पर्दाफाश किया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची अमरोहा। वहां ढकिया चमन गांव में छापा मारा। वहां नमकीन से भरा एक गोदाम मिला। गोदाम में छापेमारी की गई तो लोग दंग रह गए। भारी मात्रा में एक्सपायर हो चुके चिप्स, नमकीन, नूडल्स और गोदाम में रखा ये सारा सामान एक्सपायर हो चुका था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिस पैकेट को हाथ लगा रही थी हर पैकेट एक्सपायर हो चुका निकल रहा था। हैरानी की बात यह रही कि उन सारी चीजों को दोबारा दूसरे पैकेटों में भरा जा रहा था। जिन पैकेटों पर एक्सपायरी डेट लिखी थी उन्हें निकालकर नए पैकेट में भर रहे थे ताकि किसी को पता न चले कि सारा सामान खराब हो चुका है। अब प्लास्टिक की थैलियों में उसकी पैकिंग की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आरोप लगाया कि गोदाम का मालिक उसे बेचने की फिराक में था। कई नए पैकेट बाजारों तक पहुंचा दिए थे। सामान को बेचने की फिराक में था। गांव के बाजारों में पुराने सामानों को नया बताकर बेचा जा रहा था। गांव के बाजार में 20/10/2025 को ये यूज बाई डेट है। इसकी जो डेट है एक्सपायर हो गई, खत्म हो गया है। अब इसको खोल करके इन्होंने लोकल पेटियों में इसको पैक किया है चिप्स को। तो छापेमारी में करीब 300 किलो एक्सपायर हो चुका सामान बरामद हुआ। कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई। अलग अलग तरह का नमकीन था, चिप्स के पैकेट थे, नूडल के पैकेट थे, सब एक्सपायर हो चुके थे। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। जितनी भी खाने की चीजें थी वो सारी सील कर दी। गोदाम को बंद कर दिया। हालांकि गोदाम के मालिक वहां मौजूद नहीं थे। आरोप लगाया कि वो 1 महीने से एक्सपायर हो चुका सामान खरीद कर उसे बेच रहे थे। अधिकारियों ने उन्हें नोटिस भेजा, उनके खिलाफ शिकायत की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यह पता लगाने में जुट गई कि आखिर इतना सारा एक्सपायर हो चुका सामान वो कहां से खरीद रहे थे, इसके पीछे और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। और दिल्ली के नजफगढ़ में तो अवैध तरीके से स्टेरॉयड और एक्सपायर हो चुके सप्लीमेंट बेचे जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई। एक दुकान में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा। पुलिस की टीम भी साथ रही और उनके मुताबिक दुकान में अवैध तरीके से स्टेरॉयड बेचे जा रहे थे। स्टेरॉयड दवा होती है, दवाओं की दुकानों पर ही मिलती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये स्टेरॉयड अवैध तरीके से बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करके वहां बेची जा रही थी।
और एक्सपायर हो चुके फूड सप्लीमेंट बेचे जा रहे थे। कई ऐसी दवाएं देखी जिनकी बिक्री पर बैन लगा हुआ है, इंजेक्शन, ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए। तो दुकान के पास फूड सप्लीमेंट बेचने का लाइसेंस भी नहीं था, यह बताया गया। दवा बेचने का तो लाइसेंस था ही नहीं, अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर वहां छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पुलिस को साथ लेकर नजफगढ़ इलाके में उस दुकान में पहुंची। दिल्ली में रैक पर सप्लीमेंट के बड़े बड़े डब्बे रखे नजर आए, बड़ी बड़ी पेटियां रखी दिखाई दी। दोनों टीमों ने उन डिब्बों को चेक किया, पेटियों को चेक किया। दुकान से 45 किलो से ज्यादा वेट गेनर और वे प्रोटीन पाउडर जब्त करने का दावा किया और उनके इस्तेमाल करने की तारीख निकल चुकी थी, एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, वो खाने लायक नहीं बचे थे। 2500 से ज्यादा प्रतिबंधित कैप्सूल जब्त किए गए, यह दावा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर स्टेरॉइड जब्त किए गए। 1500 से ज्यादा ऐसी गोलियां जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं। टीम के मुताबिक इनका इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। स्टेट ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने जब्त की गई दवाओं को अपने कब्जे में लिया, सैंपलों को जांच के लिए भेज दिया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से जानकारी मिली कि उससे जानकारी मिली इसके बारे में। फिर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उस दुकान में छापेमारी की थी। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उन दुकानों और कंपनियों पर पैनी नजर रखती है जो फूड सप्लीमेंट के नाम पर अवैध तरीके से स्टेरॉइड बेचते हैं या उनमें अवैध तरीके से स्टेरॉइड मिलाकर बेचते हैं। स्टेरॉइड बेचे जाने का पता लगने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट करने का काम करती है। इस मामले में भी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने ही खाद्य सुरक्षा विभाग को खबर दी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की शुरुआती जांच में पता चला कि यह दुकान बिना किसी लाइसेंस के चलाई जा रही थी, गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी। दवाओं को बेचने के लिए नियमों का पालन करना होता है, वो सब कुछ नहीं किया जा रहा था। खाने पीने का सामान बेचने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। एक्सपायर हो चुके फूड सप्लीमेंट बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बिना किसी डॉक्टर की निगरानी के अवैध तरीके से स्टेरॉइड बेचे जा रहे थे। ये दवाएं हैं, किसी तरह की देखरेख नहीं की जा रही थी। सौबात की बात यह कि जो बॉडी बनाने के नाम पर सप्लीमेंट और दवाइयां बेची जा रही, अच्छा है सरकार की इन पर नजर अब पड़ ही गई है। दिल्ली में तो ये स्टेरॉइड पकड़े गए हैं और कोई हैरान भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत जगह हो रहा है। बॉडी बनाने के चक्कर में शरीर को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग बिना डॉक्टर के बताए ये सब लेने से, वो पब्लिक को ज्यादा आइडिया ही नहीं है। डॉक्टर बताते हैं लिवर खराब हो सकता है, इससे किडनी खराब हो सकती है, दिल पर असर पड़ सकता है। और बड़ा खतरा तो ये कि अपनी बॉडी असली मर्द वाली बनाने के चक्कर में असली वाली मर्दाना ताकत ही जाने का खतरा हो जाता है। इसमें मर्दाना ताकत ही चली जाती है, आप वैसे मर्द बने फिर रहो। ऐसा ना हो कि फिर ऐसे ऐसे दवाखाने और शफाखानों में जाना पड़ जाए कि बॉडी सिर्फ बाहर से ही दिखाने की रह जाए। डॉक्टर ही दे सकते हैं स्टेरॉइड जैसी दवाएं, पब्लिक को पता ही नहीं। कई जिम में ट्रेनर ही देने लग जाते हैं। ऑनलाइन भी जो सब कुछ मिल रहा है सप्लीमेंट के नाम पर, उस पर भी सवाल उठाए जा चुके हैं। एक दो छापे मारने से तो पूरा यह हल नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी और सरकार को ही करना पड़ेगा। ये सौबात की एक बात। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मोबाइल फोन की टॉर्च के सहारे इलाज करने के लिए मजबूर दिखे। सरकारी अस्पताल में अचानक बिजली कट गई, घुप अंधेरा छा गया, मरीज परेशान हो गए, परिवार के लोग परेशान हो गए। डॉक्टरों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो गया। तो कुछ देर के बाद मोबाइल फोन की टॉर्च की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि सरकारी अस्पताल में रोशनी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। रात के वक्त हर तरफ अंधेरा छा गया। फतेहपुर के लोग देखिए, सदर अस्पताल के इमरजेंसी की ये हालत। लाइट जाने पे इमरजेंसी कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। देखिए, हमारे बड़े भाई मनीष दुबे जी हैं, जिनके बड़े भाई अचानक ब्रेन अटैक से जो है एडमिट हुए, ये हैं। लेकिन लाइट जाने पे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये है सदर अस्पताल। बिजली कटने के बाद एक मरीज के परिवार के सदस्य ने यह वीडियो बनाकर अस्पताल का हाल दिखाया, नाराजगी जाहिर की कि अस्पताल की सारी मशीनें बंद पड़ी हैं। सरकार से निवेदन है, 20 मिनट से यहाँ लाइट नहीं है और ये मशीन बंद पड़ी है, बीपी मशीन। ये देखिए,
मरीज लेटा है, ये देखिए पेशेंट। मरीज लेटे हैं, इलाज टॉर्च से चल रहा है, मोबाइल के भरोसे यहाँ इलाज चल रहा है, मोबाइल की रोशनी के भरोसे। लोग अपने हाथों में मोबाइल लेकर मरीजों के पास खड़े हो गए। मरीजों के परिवार वालों ने खुद कमान संभाली। रोशनी के लिए मोबाइल फोन की टॉर्च का सहारा लिया। लोग टॉर्च दिखाते नजर आए। डॉक्टर मोबाइल फोन की रोशनी में इलाज करते दिखाई दिए। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं आई। बिजली कट जाने पर रोशनी के लिए न तो जनरेटर चालू हुआ, न ही किसी तरह का कोई पावर बैकअप का इंतजाम था। फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिवार वालों ने सरकार से अपील की, बिजली कटने पर रोशनी के लिए व्यवस्था करने की मांग उठाई ताकि मरीजों का इलाज किया जा सके। सौभाग्य की एक बात यह कि फिर एक सरकारी अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में इलाज करने की तस्वीरें आई। फतेहपुर में लाइट चली गई तो अस्पताल में पूरा अंधेरा हो गया। कहीं दवाएं नहीं होती, कहीं डॉक्टर नहीं होते, मशीनें नहीं होती। बिजली तो दे ही सकते हैं ना अस्पतालों में, इतना पैसा तो होगा विभाग के पास। ये अधिकारी लोग तो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने आते नहीं, लेकिन बिजली तो दे दें। इतना तो इंतजाम कर दें कि कम से कम अस्पताल में बिजली ना जाए। टॉर्च से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। कुछ का कुछ हो गया तो क्या डॉक्टर जिम्मेदार होंगे या वो लोग जिम्मेदार होंगे जिनका काम है अस्पताल ठीक से चले? और किस बात का टैक्स दे रही है पब्लिक? पब्लिक के पैसे से ही चल रहे हैं ना अस्पताल। या तो इन अधिकारियों के घरों की बिजली का कनेक्शन अस्पतालों से जोड़ दो तो इनको पता तो चले कि लाइट चली गई है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त लोग बीमार पड़ जाएं और यहां मरीज बिना बिजली के छोड़ रखे हैं अस्पताल में। सलाम है ऐसे डॉक्टरों को जो इन हालात में भी सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ हो जाता है तो पब्लिक की गाली भी यही डॉक्टर खाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने में स्कूल से ही 16-16 घंटे पढ़ पढ़कर 7-7 साल अपनी जान खपाकर डॉक्टर बनते हैं ये, तो क्यों नहीं भाग जाएंगे प्राइवेट अस्पतालों में अगर लाइट तक नहीं दे सकते हम? 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली में पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने का जो फैसला हुआ, उसके बाद पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतार लग गई। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए कि अगर लोगों के पास पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें पेट्रोल ना दो, डीजल ना दो, पेट्रोल के बिना ही लौटा दिया जाए। जिन गाड़ियों में प्रदूषण कंट्रोल में होता है, जो सर्टिफिकेट होता है वो उनको दिया जाता है। नए नियमों के मुताबिक 10 साल से नए नियम क्या है, जो 10 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। 10 साल से पुरानी जो डीजल गाड़ी है उनको पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां उनको दिल्ली में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो यह भी आरोप है कि भाई उनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो पहले यह था कि उनको पेट्रोल डीजल ना दिया जाए। जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है उनको पेट्रोल डीजल ना दिया जाए। अब उसको रोकने के लिए यह कर दिया गया कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक कर लो, क्योंकि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा ही नहीं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा ही नहीं तो ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा। नो पीयूसी नो फ्यूल, सर्टिफिकेट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। अब गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल के बिना ही लौटा दिया जा रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू हो गया। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी दिखी। पेट्रोल पंप के बाहर दिल्ली सरकार के निर्देश लिखे दिखे, बैनर लगा दिखा कि पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं तो फ्यूल नहीं। कई लोग जो है वो बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के भी सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं, जिससे जाहिर तौर पर प्रदूषण बढ़ रहा है और ऐसे में वायु प्रदूषण को टैकल करने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। पेट्रोल पंपों पर कैमरे भी लगे नजर आए। ये ANPR कैमरे हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट से उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि गाड़ी कितनी पुरानी है या गाड़ी का सर्टिफिकेशन क्या है, पीयूसी सर्टिफिकेट उसके पास है या नहीं, वो मैच हो जाता है। अगर नहीं है तो सिस्टम अलर्ट कर देता है कि इस नंबर की गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उस गाड़ी को वापस भेज दिया जाता है बिना पेट्रोल या डीजल के। दिल्ली सरकार का कहना है प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। सरकार ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इस पे कोई ढिलाई न बरती जाए। पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखें, नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए, सख्ती की जाए ताकि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। इधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी वेब सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब की रिलीज पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की थी। उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। वेब सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब की रिलीज पर रोक लगा दी गई।
लॉरेंस बिश्नोई के परिवार वालों ने भी इस वेब सीरीज का विरोध किया था। पंजाब पुलिस ने भी केंद्र सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की थी। 27 अप्रैल को एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब रिलीज टाल दी गई। रिलीज पर रोक लगा दी केंद्र सरकार ने और OTT प्लेटफॉर्म को इस वेब सीरीज का प्रसारण नहीं करने के आदेश दे दिए। इंडिया ने हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि जो रिक्वेस्ट थी वो मान ली गई है और एक एडवाइजरी इशू करी गई है ZEE5 को कि इस मूवी पे बैन लगाया जाए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपनी याचिका में इस वेब सीरीज का विरोध किया था। आरोप लगाया था कि यह वेब सीरीज लॉरेंस बिश्नोई की अपराध की कहानियों पर बनाई गई है। उसमें लॉरेंस की अपराध की कहानियों को दिखाया गया है। महिमा मंडन होगा, इसमें समाज पर बुरा असर पड़ेगा, अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। पंजाब पुलिस ने भी इस वेब सीरीज का विरोध किया था। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की उसने आशंका जताई थी। या जिहड़ा नैरेटिव शो किया जा रहा हैगा उस तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ते क्रिमिनल्स दी ग्लोरीफिकेशन दी संभावना हैगी। लॉरेंस बिश्नोई के परिवार वालों ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने वेब सीरीज बनाने वालों पर सवाल खड़े कर दिए। ना परिवार से कोई परमिशन है, ना कोई सरकार से परमिशन है, और ऐसी बना के वो क्या साबित करना चाहते हैं। वेब सीरीज बनाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी इस वेब सीरीज पर सवाल उठाए, बनाने वालों पर कई आरोप लगाए। परंतु ये लोग अपने व्यापारक नज़रिए के उत्तों लोगों के विच खौफ पैदा करने के नज़रिए तो वो चीज़ों को बार-बार दिखाते आए। 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। 2023 में कर्णी सेना के नेता सुखदेव गोगामेडी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में भी उसका नाम था। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इधर अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने रिपोर्ट दी कि पूरे पश्चिम एशिया की चिंता बढ़ गई। उस रिपोर्ट में फारस की खाड़ी की सैटेलाइट तस्वीरें छापी गईं। खाड़ी देशों में बमबारी रुकने के बाद की तस्वीरें छापी गईं। अंतरिक्ष से ली गई उन तस्वीरों में दिखाया कि फारस की खाड़ी में कई जगहों पर कच्चा तेल फैल चुका है। जो जहाज वहां खड़े हुए हैं इतने समय से, बड़े पैमाने पर दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक कच्चा तेल फैला दिख रहा है। अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। इतना ज्यादा तेल कि कई जगहों पर समंदर का पानी काला तक नजर आया। तो CNN की रिपोर्ट में आशंका जताई गई, समंदर के पानी पर कच्चा तेल जमने से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पश्चिम एशिया के करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। युद्ध के दौरान समंदर में तेल ढोने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया गया था। खासतौर पर फारस की खाड़ी में ईरान ने उन जहाजों पर हमले किए थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश में थे। कई जहाजों को नुकसान पहुंचा था। तो रिपोर्ट में बताया गया कि फारस की खाड़ी में जो जहाज हमले का शिकार हुए थे उन पर लदे कच्चे तेल का रिसाव भी हुआ। वहां से निकला तेल समंदर के पानी के ऊपर फैल गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि लावान नाम के एक टापू काले रंग के घेरे में घिर गया। कच्चे तेल का रिसाव होने की वजह से उसके आसपास का पानी ही काला पड़ गया। ये फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में टापू मौजूद है। वहां से ईरान की धरती 20 किलोमीटर के आसपास है। इसी इलाके में ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी भी है। रिपोर्ट बताती है जंग के शुरुआती दिनों में इजराइल और अमेरिका ने वहां हमला किया था। रिफाइनरी पर मिसाइलें गिराई गई थी। इस वजह से न सिर्फ रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा बल्कि वहां से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का रिसाव भी हुआ। तो वहां से भी कच्चा तेल आ रहा है, रिफाइनरी से भी, जहाजों से भी। रिफाइनरी से वो तेल फारस की खाड़ी में फैल गया, 5 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया। रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इसी तरह की घटना टिश्म नाम के द्वीप के पास भी हुई थी। यह द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद सबसे बड़ा टापू है, हॉर्मुज गलियारे के एकदम मुहाने पर। CNN की रिपोर्ट बता रही है कि वहां तेल वाले कई जहाजों पर हमले हुए थे और कच्चा तेल समंदर में फैल गया। और बमबारी रुकने के बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में भी वो तेल पानी के ऊपर ही दिखाई दिया, क्योंकि समंदर में जब तेल गिरता है तो कच्चा तेल गिरता है तो वो पानी में घुलता तो नहीं है, बल्कि पानी के ऊपर एक परत बना लेता है। इसे साफ करना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। कुवैत की समुद्री सीमा में भी इसी तरह की तेल की काली परत दिखाई दी सैटेलाइट तस्वीरों में। और आशंका जताई गई कि अगर लंबे वक्त तक ये तेल ऐसे ही रहा, उसे हटाया नहीं गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, फारस की खाड़ी में मौजूद मछलियों को नुकसान पहुंच सकता है, वहां मौजूद पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। इंसानों के लिए भी इसे खतरनाक बताया गया।
इसलिए भी क्योंकि पश्चिम एशिया के कई देश पीने के पानी के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। वो समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने के लायक बनाते हैं। ये काम डिसैलिनेशन प्लांटों में किया जाता है। समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में प्लांट बदलते हैं, पीने लायक बनाते हैं। फारस की खाड़ी का पानी भी डिसैलिनेशन प्लांटों में जाता है। पश्चिम एशिया की करीब 10 करोड़ आबादी को इन्हीं प्लांटों से पानी दिया जाता है। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर कच्चे तेल वाला समंदर का पानी डिसैलिनेशन प्लांटों तक पहुंचा तो प्लांट ही खराब हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, क्योंकि उन प्लांटों को खारे पानी को साफ करने के लिए बनाया गया है। अगर उसमें तेल आ जाए तो वो प्लांट को खराब कर सकता है। रिपोर्ट है अगर डिसैलिनेशन प्लांट बंद हो गए तो पश्चिम एशिया के करीब 10 करोड़ लोगों पर पानी का संकट खड़ा हो सकता है। इधर अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका की मिसाइलों का स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। 40 दिन की लड़ाई में कई महत्वपूर्ण मिसाइलों के भंडार भी लगभग खाली हो चुके हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने जमकर हवाई हमले किए, मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, मिसाइलों की खेप का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में झोंक दिया। तो रिपोर्ट कहती है अमेरिका ने इस जंग में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल कर ली उतनी मिसाइलें दोबारा बनाने में उसे 5 साल लग सकते हैं, 60 महीने लग सकते हैं। हालांकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका की सैन्य ताकत पहले की ही तरह बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के मिसाइल भंडार बेहद तेजी से खाली हुआ है। इतनी तेजी से कि महज 40 दिन में कई मिसाइलों का स्टॉक घटकर आधा हो गया। 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला था अमेरिका ने, जंग शुरू की थी। दोनों देशों ने मिलकर युद्ध के पहले ही दिन सैकड़ों मिसाइलें बरसा दी थी। तेहरान समेत ईरान के लगभग हर हिस्से को दहला दिया गया था। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। 1500 किलोमीटर तक वार करने वाली टॉमाहॉक मिसाइलें भी थी। इस बीच जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो अमेरिका को इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी काम पर लगाना पड़ा, उन्हें भी जंग के मैदान में उतारना पड़ा। इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करती हैं, उसके ड्रोन हमलों को हवा में मार गिराती हैं, मिसाइलों को हवा में मार गिराती हैं, इंटरसेप्ट कर लेती हैं। इसलिए वो इंटरसेप्टर मिसाइलें हेलीकॉप्टरों को, लड़ाकू विमानों से होने वाले हमलों को नाकाम करती हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराती हैं। तो 7 हफ्ते की जंग में अमेरिका की करीब 50% इंटरसेप्टर मिसाइलें खप गईं, रिपोर्ट कह रही है। पेट्रियट मिसाइलों का स्टॉक आधा हो गया। पेट्रियट भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी मिसाइलें भी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। थार्ड भी एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड मिसाइलों का स्टॉक भी आधा हो गया, कह रही रिपोर्ट। जबकि इन दोनों ही मिसाइलों को अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है, कवच माना जाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम में लगती हैं, आसमान में 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक हमला कर सकती हैं, दुश्मन की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मार गिरा सकती हैं, ज़मीन पर ला सकती हैं। तो रिपोर्ट कहती है अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों के गोदाम ही सूने नहीं हुए, बल्कि अटैक करने वाली मिसाइलों का जखीरा भी घट गया है, 45% तक कम हो गया है। मतलब अमेरिका के हथियार गोदामों में अगर 1 लाख अटैक मिसाइलें थी तो उनकी संख्या घटकर 55,000 आ गई है। CNN की रिपोर्ट से पता चला कि अमेरिका की PRSM यानी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल के स्टॉक में 45% की कमी आ चुकी है। टॉमाहॉक मिसाइलों का भी लगभग 1/3 हिस्सा इस जंग में अमेरिका खर्च कर चुका है। हालांकि मिसाइल भंडार में आई इस कमी को भरने का काम तेज कर दिया गया, यह भी रिपोर्ट में बताया गया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने हथियार बनाने वाली कई कंपनियों के साथ नए समझौते किए, उन्हें युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कह दिया, मिसाइलों की नई खेप बनाने के लिए कह दिया। हालांकि युद्ध के जानकारों का मानना है कि अमेरिका की कंपनियां जिस रफ्तार से मिसाइलों का उत्पादन करती हैं, अगर वो उसी रफ्तार से मिसाइलें बनाती रहीं तो खाली हुए गोदामों को फिर से भरने में 3 साल से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। यानी जो मिसाइलें करीब 1 महीने में खर्च कर दी गईं, उन्हें बनाने में 60 महीने लगेंगे। युद्ध के जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका के मिसाइल स्टॉक में आई ये कमी लंबे वक्त तक बनी रही तो अमेरिका की परेशानी बढ़ सकती है। जबकि ट्रंप का दावा है ईरान जंग में अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। अमेरिका के सैनिक और उसके हथियार हर तरह के हालात के लिए तैयार खड़े हैं। एक रोज पहले ही ट्रंप ने यह भी बताया था कि सीज फायर का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने हथियार भंडारों को फिर से भरने के लिए किया है। उनका कहना है अमेरिका की सैन्य शक्ति पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उधर ईरान की IRGC सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत आ रहे एक जहाज समेत 2 जहाजों को कब्जे में ले लिया। ईरान ने आरोप लगाया दोनों जहाज बिना इजाजत हॉर्मुज गलियारे को पार करने की कोशिश कर रहे थे।
ईरान ने साफ कर दिया कि वो हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उसकी मर्जी के बिना वहां से कोई जहाज नहीं निकलेगा। अगर किसी जहाज को वहां से गुजरना है तो उसे ईरान से इजाजत लेनी होगी, हर हाल में मंजूरी लेनी होगी। नहीं किया तो ये उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान की IRGC सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दोनों जहाजों पर कब्जा करने का वीडियो भी जारी कर दिया। ईरान की IRGC सेना के जवान एक हाई स्पीड गन बोट से MSC फ्रांसिस्का नाम के जहाज का पीछा करते नजर आए। उसके पास पहुंचने के बाद ईरान के सैनिक उस पर चढ़ गए। सभी ने नकाब पहन रखे थे, पीठ पर आधुनिक हथियार थे। एक एक करके ईरान की IRGC सेना के जवान जहाज पर चढ़ते दिखाई दिए। उन्होंने अपने अपने हथियार संभाले, अंदर की तरफ बढ़ गए और जहाज पर कब्जा कर लिया। सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ। जंग की वजह से करीब 1.5 महीने से यह बंद है। इस रास्ते से ईरान किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दे रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही ईरान ने एक दूसरे जहाज पर भी कब्जा कर लिया। उस जहाज का नाम एपिमेनोडस है। उस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। जहाज खाड़ी देश UAE के दुबई से चला था, दुबई के जेबल अली बंदरगाह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करते हुए वो भारत आ रहा था, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। हालांकि भारत का जहाज नहीं था, भारत आ रहा था, दुबई से आ रहा था। लेकिन हॉर्मूज गलियारा पार करने से पहले ही ईरान की IRGC सेना ने उस पर कब्जा कर लिया, गोलियां चला दी। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट दी कि दोनों जहाजों ने ईरान से मंजूरी नहीं ली थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की इजाजत नहीं ली थी। उनके पास हॉर्मूज गलियारा पार करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे ईरान के मुताबिक। इसलिए ईरान ने दोनों जहाजों को हॉर्मूज गलियारे से जाने से रोक दिया और ईरान के बंदरगाह की तरफ मोड़ दिया। ईरान का कहना है दोनों जहाज के नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी, बंद कर दिया गया था। यानी ऐसी तकनीक जिससे जहाजों की लोकेशन का पता चलता है, उसको बंद कर दिया गया था। इसलिए जहाजों पर लगे इस सिस्टम को बंद कर दिया गया था ताकि वो ईरान की नजरों से बचकर हॉर्मूज गलियारे से निकल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ईरान की IRGC सेना ने दोनों को बीच समंदर में रोक दिया। इधर ईरान के बाद अमेरिका ने भी एक जहाज पर कब्जा करने का वीडियो जारी कर दिया। उसकी सेना ने दावा किया जहाज ईरान का था, उस पर तेल ले जाया जा रहा था। लेकिन अमेरिका के नौसैनिकों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, हिंद महासागर में। हॉर्मूज गलियारे में नहीं, वो हिंद महासागर में पकड़ा, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। यह कार्रवाई ईरान के वीडियो जारी करने के बाद की गई। इससे पहले ईरान की IRGC सेना ने 2 जहाजों पर कब्जा करने का वीडियो दिया। इसके बाद अमेरिका ने भी यह कदम उठाया। उसकी सेना ने इस पूरी कार्रवाई का फिर वीडियो बनाया। जहाज हिंद महासागर से गुजर रहा था, तभी वहां तैनात अमेरिका की नौसेना के हेलीकॉप्टर चक्कर लगाते हुए आ गए, जहाज के ऊपर पहुंच गए, हेलीकॉप्टरों से रस्सियां नीचे उतारी और देखते देखते अमेरिका के कई सैनिक जहाज पर उतर गए। उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने दावा किया वो ईरान का जहाज है, तेल लेकर जा रहा था। दलील दी गई कि जहाज प्रतिबंध के दायरे में थे, गैर कानूनी तेल नेटवर्क का हिस्सा था। वो जहाज जो शैडो फ्लीट कहते हैं ना, वो गैर कानूनी तरीके से ईरान का तेल ले जाता है, वो शैडो फ्लीट के जहाज। अमेरिका का कहना है ये उसी तरह का जहाज था, इसलिए उसे रोक लिया गया। अमेरिका के सैनिकों ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका ने चेतावनी दी वो दुनिया भर में ऐसे जहाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा जो ईरान को आर्थिक या सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ईरान से निकाले जा चुके वहां के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी पर स्याही फेंक दी गई। वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उसके बाद एक इमारत से निकल रहे थे। एक युवक उनके नजदीक पहुंच गया। अचानक रेजा पहलवी के ऊपर उसने स्याही फेंकी। रेजा पहलवी ने पीछे मुड़कर देखा, आगे बढ़ते रहे। उनके साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी चौकन्ना हो गए, फौरन स्याही फेंकने वाले युवक को घेर लिया, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से क्लस्टर बम गिराने का परीक्षण करके खलबली मचा दी। इसे दक्षिण कोरिया और जापान के लिए खतरे का तौर पर देखा गया, क्योंकि ये दोनों ही देश उत्तर कोरिया की आंखों में चुभते हैं, खटकते हैं। इनके बीच 36 का आंकड़ा रहा है। लंबे वक्त से दुश्मनी रही है। इसी बीच उत्तर कोरिया ने विनाशकारी क्लस्टर बम फोड़ दिया, उसे बैलिस्टिक मिसाइल से गिराया गया। इससे पहले ईरान जंग में भी क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के दावे किए गए थे। इजरायल ने ईरान की सेना पर इन बमों को फोड़ने का आरोप लगाया था। हालांकि ईरान ने इजरायल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
क्लस्टर बम बेहद घातक होते हैं, इसलिए दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने इन पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन इसके बाद भी उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से क्लस्टर बम गिराने का परीक्षण कर डाला। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने इस परीक्षण की कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी किए। उनमें उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी दिखे और उनकी बेटी भी नजर आई। वो टेस्टिंग देखने पहुंचे। एक वीडियो में दिखा कि लॉन्च का आदेश मिलते ही क्लस्टर बम से लदी मिसाइल मंजिल की तरफ रवाना हो गई। उस मिसाइल को समंदर में मौजूद एक वीरान टापू पर फोड़ा गया। उसमें मौजूद क्लस्टर बम को भी वहीं गिराया गया। बम और मिसाइल गिरने के बाद उस टापू पर तबाही का मंजर दिखाई दिया। इतने भीषण धमाके हुए कि वहां मौजूद चट्टानें तक उखड़ गईं। KCNA ने रिपोर्ट दी कि क्लस्टर बम फोड़ने का यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और समंदर में 135 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को तहस नहस कर दिया गया। उत्तर कोरिया की सेना अक्सर मिसाइलों की टेस्टिंग करती रहती है, उनकी ताकत बढ़ाने में जुटी रहती है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा पहली बार हुआ जब उसने बैलिस्टिक मिसाइल से क्लस्टर बम गिराने का परीक्षण किया। क्लस्टर बम में एक ही बम में सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं, किसी गुच्छे की तरह आसमान से गिरते हैं और जमीन पर दूर तक फैल जाते हैं। इन्हें लड़ाकू विमानों या मिसाइलों से गिराया जाता है और उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तक वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से क्लस्टर बम फोड़ने का परीक्षण किया। युद्ध में इन बमों के इस्तेमाल से बेहिसाब तबाही मच सकती है, क्योंकि ये आसमान से गिरने के बाद एक साथ कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लेते हैं और जिन इलाकों पर गिरते हैं वहां मौजूद इंसान तो छोड़िए, पेड़ पौधे तक जलाकर राख कर देते हैं। इसीलिए दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। 2008 में इसे लेकर एक समझौता किया गया था कि न तो क्लस्टर बम बनाए जाएंगे ना ही उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उत्तर कोरिया इस समझौते में शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका और रूस जैसे देश भी इस समझौते का हिस्सा नहीं है। रूस पर तो आरोप भी लग चुके हैं कि उसने यूक्रेन जंग में क्लस्टर बम फोड़े थे। हालांकि रूस की सेना ने इन आरोपों से इनकार किया था। ईरान जंग में भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किए जाने की खबरें आई थी। इजरायल ने ईरान की सेना पर आरोप लगाया था कि उसने युद्ध में क्लस्टर बम गिराए। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों में भरकर इजरायल के आबादी वाले इलाकों पर गिराया गया था। हालांकि ईरान ने इस तरह के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। लेकिन इस सब के बीच उत्तर कोरिया ने क्लस्टर बम गिराने का परीक्षण किया तो उसके दुश्मनों की धड़कनें बढ़ गईं। उत्तर कोरिया का दावा है उसके पास ऐसी कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती हैं। उसके पड़ोसी और कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया का तो चप्पा चुप्पा इन मिसाइलों की रेंज में आता है। जापान भी उन मिसाइलों की पहुंच से बाहर नहीं है। उत्तर कोरिया से जापान की दूरी करीब 1100 किलोमीटर। दोनों ही देश उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम का खुलकर विरोध करते आए हैं, उसे अपनी धरती के लिए खतरा बताते हैं। लेकिन तमाम विरोध के बाद भी उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल कार्यक्रमों को नहीं रोका। उसने मिसाइलों की टेस्टिंग जारी रखी। वो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। अपनी बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम की उसने ताकत जोड़ दी। उत्तर कोरिया की इस ताकत को दक्षिण कोरिया और जापान के लिए खतरे के तौर पर देखा गया। आशंका जताई गई कि टकराव के हालात में उत्तर कोरिया की सेना क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर सकती है। अमेरिका के लुइसियाना में एक व्यक्ति ने अपने 7 बच्चों समेत 8 मासूमों की गोली मारकर हत्या कर दी। बच्चों में एक की उम्र तो महज 1 साल की बताई गई। 1 साल से लेकर 14 साल के 8 बच्चों को मार डाला। 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। एक तो आरोपी की पत्नी है। बाद में आरोपी भी पुलिस की गोली से मारा गया। वहां की पुलिस के मुताबिक वो भागने की फिराक में था लेकिन बच नहीं पाया। घटना ने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। सबसे बड़ी सामूहिक हत्याओं में से एक माना गया। बाद में पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। आशंका जताई कि इसके पीछे घरेलू विवाद हो सकता है। मामले की असली वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि एक साथ इतने बच्चों की हत्या से खलबली मच गई। 8 में 7 तो आरोपी के ही अपने बच्चे। किसी को नहीं छोड़ा, उसने सबको मार डाला। पुलिस के मुताबिक उस पर ऐसा खून सवार था कि उसने अपने ही घर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सबसे पहले अपनी पत्नी पर फायर किया। इसके बाद उसने अपने घर में इतनी गोलियां बरसाईं कि उसके 6 बच्चे मारे गए। गोलीबारी के दौरान उसका एक बच्चा अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भागा तो आरोपी ने उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद वो अपने पड़ोसी के घर पहुंचा। वहां भी उसने एक महिला को गोली मार दी और उनके बच्चे का मर्डर कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका सन्न रह गया। घर के दरवाजों पर भी इसके निशान नजर आए, दीवारों पर इसके निशान नजर आए। आसपास के लोग बुरी तरह डर गए। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। बताया गया कि उसी दौरान आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की। उसने बंदूक का ढर दिखाया।
वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति से उनकी कार छीन ली और भागने लग गया, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद उसे गोली मार दी गई। इस कार्रवाई में आरोपी की भी मौत हो गई। There's also 2 adult females that were injured during this mass shooting. They are both in critical condition. We are hopeful that they will survive. One is significantly more critical than the other. अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी कि आरोपी आर्मी नेशनल गार्ड में काम कर चुका था, लेकिन उसने किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। घटना के बाद आरोपी के कई रिश्तेदार उसके घर पहुंचे, रोते दिखे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि उन्हें कैंसर हो गया था, प्रोस्टेट कैंसर। हालांकि उन्होंने इसका सफल इलाज करवाने का भी दावा किया कि अब इलाज हो चुका है, वो ठीक है। 76 साल के हैं नेतन्याहू। उन्होंने बताया कि कैंसर का इलाज उन्होंने करवा लिया और वो बिल्कुल ठीक हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। नेतन्याहू की सेहत को लेकर पहले भी कई तरह की अफवाहें उड़ चुकी हैं। कुछ दिन पहले तो यह अफवाह भी उड़ाई गई थी कि ईरान के हवाई हमले में उनकी मौत ही हो चुकी है, लेकिन इजराइल की सेना और सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन इस सब के बीच नेतन्याहू ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी की तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि नेतन्याहू ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो गया था। करीब 1.5 साल पहले उन्हें यूरिन संबंधी परेशानियां हुई थी। जब जांच की गई तो प्रोस्टेट कैंसर का पता चला था। हालांकि इस जानकारी को गुप्त रखा गया था, दुनिया से छिपाकर रखा गया था, क्योंकि आशंका जताई गई कि इजराइल के प्रधानमंत्री को कैंसर होने की खबर फैल जाती तो इजराइल के दुश्मन इसका फायदा उठा सकते थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उन्हें जो कैंसर हुआ था उसका पता शुरुआती स्टेज में ही लग गया था। वो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल भी नहीं रहा था, प्रोस्टेट कैंसर था। दिसंबर 2024 में नेतन्याहू ने सर्जरी करवाई और कैंसर की गांठ को बाहर निकलवा दिया था। सर्जरी के बाद भी गुपचुप तरीके से उनका इलाज चलता रहा था और किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी गई। इसी बीच नेतन्याहू की मेडिकल रिपोर्ट अब जारी की गई। इसको करीब 2 महीने पहले ही जारी किया जाना था। इसको रिपोर्ट में पता चला कि वो कैंसर को मात दे चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को जानबूझकर देरी से जारी किया गया, क्योंकि जंग के दौरान ये जारी की जाती तो ईरान इसका गलत इस्तेमाल कर सकता था, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर सकता था। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन यूरोप के देश स्पेन को नेटो से बाहर करवाने की तैयारी में जुट गया। पेंटागन की एक सीक्रेट ईमेल का हवाला दिया रॉयटर्स ने। उसमें स्पेन को नेटो से हमेशा के लिए बाहर रखने की मांग की गई, ऐसी ईमेल का हवाला दिया। ईमेल में ब्रिटेन और तुर्की का भी जिक्र किया गया और उनके साथ संबंधों की फिर से समीक्षा करने की बात कही गई। ईमेल ऐसे वक्त पर लीक हुई जब अमेरिका नेटो के उन देशों की लिस्ट तैयार करने में जुटा है। यह भी खबर आई थी कि अमेरिका उन देशों की लिस्ट तैयार करने में जुटा है जिन्होंने ईरान जंग के दौरान उसका साथ नहीं दिया और जंग से किनारा कर लिया, बचने की कोशिश की या अमेरिकी फौज की मदद नहीं की। नेटो में शामिल यूरोप के देश स्पेन ने तो जंग के शुरुआती दिनों में ही इसका खुलकर विरोध कर दिया था। साफ कह दिया था कि ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई गैर कानूनी है, नियमों के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने वाली है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग को अमेरिका की जंग बताया था और यह कह दिया था नेटो से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से भी अमेरिकी फौज को मना कर दिया था और ट्रंप का पारा चढ़ गया था। वो स्पेन से बुरी तरह नाराज हो गए थे। जंग के दौरान ही उन्होंने नेटो देशों को धमकी देनी शुरू कर दी थी। We help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. And we learned from that. And remember what I said. तो नेटो से जिस तरह की मदद की उम्मीद ट्रंप कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिली। नेटो के देशों ने तो इस जंग से दूरी बना ली। कई देशों ने, कुछ देशों ने अमेरिका का साथ भी दिया, ईरान पर हमले का समर्थन किया। इसी आधार पर ट्रंप सरकार ने नेटो देशों की 2 तरह की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। ये खबरें आई, नाइस और नॉटी। नाइस देशों की लिस्ट में जंग के दौरान मदद करने वाले देशों को रखा, नॉटी देशों की लिस्ट में उन देशों को रखा जिन्होंने मदद नहीं की, सहयोग नहीं किया। स्पेन को ट्रंप सरकार ने नॉटी देशों वाली लिस्ट में डाल दिया। अब रॉयटर्स ने जानकारी दी कि पेंटागन ने तो स्पेन को नेटो से ही निकालने तक की मांग कर दी। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बात नहीं आई है, कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं है, क्योंकि इसकी
एक लंबी प्रक्रिया होती है। नेटो से निकालने और उसमें शामिल करने का अधिकार नेटो के अध्यक्ष को होता है, नेटो की समिति को होता है। फाइनल मोहर नेटो के अध्यक्ष लगाते हैं। इतना जरूर है कि शुरुआत से नेटो में दबदबा अमेरिका का ही चलता रहा है, वही उसकी अगुवाई करता रहा है। लेकिन ईरान जंग के दौरान सब कुछ एक तरह से बदल गया। नेटो के साथ अमेरिका के मतभेद हो गए। इसी वजह से अमेरिका ने स्पेन को, तुर्की को, ब्रिटेन को और इटली को उस लिस्ट में डाल दिया जिन्होंने दोस्ती का हाथ आगे नहीं बढ़ाया या उस वक्त साथ नहीं दिया जब जरूरत थी, ऐसा लगता है अमेरिका को। और बढ़ाया भी तो बहुत सोच समझकर बढ़ाया। पेंटागन चाहता है कि नेटो में ऐसे देशों को अहम पदों से हटा दिया जाए या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई कि क्या खुद अमेरिका नेटो के साथ बना रहेगा या अपना रास्ता अलग कर लेगा। ईरान जंग पर भड़के अमेरिका के पूर्व सैनिकों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से पूर्व सैनिक वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। ईरान जंग को लेकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया, नारे लगाए। अमेरिका के मौजूदा सैनिकों के परिवारों के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जो अभी अमेरिका की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, उनके परिवार वालों ने भी जंग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन करने के लिए कैपिटल हिल पहुंच गए। यानी अमेरिका के संसद परिसर में उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हाथों में कई पोस्टर लेकर जंग के विरोध में अपनी आवाज उठाई। अलग अलग पोस्टरों में जंग को रोकने के लिए संदेश लिखे नजर आए। उनमें एक पोस्टर पर एंड द वॉर ऑन ईरान लिखा दिखाई दिया, एक पर वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर लिखा दिखाई दिया। अमेरिका के पूर्व सैनिकों ने सेना की परंपरा के मुताबिक बड़े ही सम्मान से अमेरिका के झंडे को मोड़ने की रस्म निभाई। एक कतार में खड़े हुए अपने हाथों में फूल लेकर ईरान के साथ जंग रोकने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल उनमें एक पूर्व सैनिक ने इराक युद्ध का जिक्र किया, अफगानिस्तान युद्ध का जिक्र किया। But we all know from Iraq, from Afghanistan, a war that's 1 month, that becomes 6 months, that becomes 6 years, that becomes a decade. I can see where this is going. We heard the same promises and the same excuses and reasoning for the Iraq war that we're hearing today. तो इन पूर्व सैनिकों ने नारेबाजी की। नारेबाजी को देखते हुए कई पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग डटे रहे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरन हटाना शुरू किया। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ बांध दिए, वो वहां से बाहर उन्हें ले जाने लगे। बड़ी संख्या में अमेरिका के पूर्व सैनिक और मौजूदा सैनिकों के परिवारों के लोग वहां पहुंचे थे। 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी कि अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान A-10 वॉर्थॉग को 2030 तक सेवा में रखने का फैसला किया। यह लड़ाकू विमान 2026 में ही रिटायर होने वाला था, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से इसकी रिटायरमेंट टाल दी गई। 2026 की जगह अब इसे 2030 तक सेवा में रखा जाएगा। ईरान जंग में A-10 वॉर्थॉग लड़ाकू विमान की काफी अहम भूमिका रही अभी तक। ईरान की सीमा पर नजर रखने के लिए इसे तैनात किया गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिका ने अपने समुद्री मिशन में इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका की वायुसेना ने इसकी रिटायरमेंट टालने का फैसला कर लिया। तो रिपोर्ट कह रही है अमेरिका की सेना ने A-10 वॉर्थॉग को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, ढाल की तरह। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ईरान के जहाजों पर कार्रवाई की गई। जंग के समय यह लड़ाकू विमान ईरान के जहाजों पर निगरानी रख रहा था, समुद्री जहाजों पर निगरानी रख रहा था। A-10 वॉर्थॉग ने X-1976 में पहली बार उड़ान में A-10 वॉर्थॉग ने 1976 में पहली बार उड़ान भरी थी। पेंटागन पिछले 2 दशकों से इसे सेवा मुक्त करने की योजना बना रहा है। कुछ अधिकारियों ने तर्क दिया कि यह फाइटर जेट काफी पुराना हो गया है, इसकी रफ्तार कम हो गई है, रखरखाव महंगा हो गया। वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि इसे रिटायर करके कई तरह के आधुनिक हथियार बनाए जा सकते हैं, लेकिन जानकारों ने चेतावनी दी कि जब तक इस लड़ाकू विमान की जगह कोई और लड़ाकू विमान नहीं लेता, तब तक इसे सेवा मुक्त करना जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिका की सेना को जरूरी मदद नहीं मिल पाएगी, उसकी क्षमता पर असर होगा। हालांकि वायुसेना ने ऐलान किया कि इसकी रिटायरमेंट 2030 तक टाल दी गई, यानी A-10 वॉर्थॉग को 2030 तक सेवा में रखा जाएगा। 100 बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध की वजह से भारत में तेल का एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पेट्रोल डीजल नहीं, वो तो अलग मामला है। एक और मसला जो खड़ा हो रहा है वो है पाम ऑयल का। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। भारत हर साल लगभग 95 लाख टन पाम ऑयल इस्तेमाल करता है और भारत में पाम ऑयल पैदा होता है कोई 4 लाख टन से भी कम, यानी सारा बाहर से ही आता है। क्योंकि पाम के पेड़ जिनसे पाम ऑयल बनता है उनको लगातार बारिश चाहिए होती है, बहुत पानी चाहिए होता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज्यादा होते हैं पाम के पेड़,
उनसे तेल निकालकर पाम ऑयल बनाया जाता है और दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत भी वहीं से लेता है। ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से हम कोई 90 लाख टन पाम ऑयल वहां से मंगाते हैं और भारत में कुल खाने का तेल जो इस्तेमाल होता है उसका 40% ये पाम ऑयल है, क्योंकि एक तो ये बाकी खाने के तेलों से सस्ता पड़ता है और लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। तो कई परिवारों में सस्ते पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए। अनुमान है कि देश के आधे परिवारों में खाना पाम ऑयल से बनता है या ऐसे तेलों से बनता है जिनमें पाम ऑयल मिलाया हुआ होता है। और ये जो चिप्स, नमकीन, भुजिया, समोसे, वड़े, फ्रेंच फ्राइज, डोनट वगैरह जो डीप फ्राई होते हैं बाजार में, ये सब कंपनियां पाम ऑयल ही इस्तेमाल करती हैं ज्यादातर, क्योंकि ये गर्म होने पर स्थिर भी रहता है और चीजें लंबे समय तक खस्ता रहती हैं, इसमें क्रिस्प रहती हैं। बिस्किट, कुकीज, केक, पेस्ट्री, बाकी बेकरी की चीजें, ये सब भी पाम ऑयल से बनती हैं। इंस्टेंट नूडल, चॉकलेट, आइसक्रीम सब पाम ऑयल से बनाई जा रही है। आजकल सब पाम ऑयल से बनाया जा रहा है। सारा रेडी टू ईट खाना, सॉस, ग्रेवी, ब्रेड, पिज्जा, इन सब में भी पाम ऑयल ही इस्तेमाल होता किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि खाद्य उद्योग में 70% से ज्यादा पाम ऑयल जाता है। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, छोटी खाने पीने की दुकानें हो, ढाबे, स्ट्रीट फूड वाले, सब लोग फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। और त्योहारों में तो मिठाइयों में तले हुए खाने की मांग बढ़ने से पाम ऑयल की खपत बहुत बढ़ जाती है। और खाने की चीजों की बात नहीं है, साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, इन सब में जो झाग बनता है, वो झाग बनाने का काम इनमें मिला हुआ पाम ऑयल करता है। क्रीम में पाम ऑयल है, लोशन में पाम ऑयल है, मॉइस्चराइजर में पाम ऑयल है, आपकी लिपस्टिक में पाम ऑयल है, टूथपेस्ट तक में पाम ऑयल है, कपड़े धोने के साबुन, पाउडर, डिटर्जेंट में पाम ऑयल है, पेंट में पाम ऑयल है। मतलब पाम ऑयल भारत की रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह घुसा हुआ। सुबह की पूड़ी से लेकर शाम के बिस्किट, साबुन और शैम्पू तक खाने की चीजों में इसका 70 से 90% इस्तेमाल होता है, बाकी साबुन और कॉस्मेटिक्स वगैरह और दूसरी चीजों में। मुख्य कारण यह है कि यह सस्ता पड़ता है। पाम ऑयल समझ लो अगर थोक में 125 रुपए लीटर होता है, बाकी 150 पौने 200 रुपए लीटर होते हैं। दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यह फर्क रहता है। मुख्य वजह पाम ऑयल की इस्तेमाल की यही है कि यह सस्ता पड़ता है और बड़ी मात्रा में मिल जाता है। और भारत में इतना खाने के तेल का उत्पादन नहीं होता, तो हमें यह बाहर से मंगाना पड़ता है। सवाल यह कि ईरान युद्ध का इससे क्या लेना देना? यह अगर दक्षिण पूर्व एशिया से आ रहा है, इंडोनेशिया से आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, तो उधर से आने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो पड़ता नहीं है। तो इसमें कौन सी दिक्कत आ गई है युद्ध की वजह से कि अब इसका भी संकट आने वाला है? तो वो दिक्कत यह है कि इंडोनेशिया ने बोल दिया कि वो अब इसको बाहर बेचने पर कंट्रोल लगाएगा, खुद ही इस्तेमाल करेगा। इंडोनेशिया ये कर रहा है तो बाकी देशों से भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं कि वो सब भी अब पाम ऑयल ज्यादा बाहर भेजने पर कंट्रोल लगाने वाले हैं। लेकिन वो क्यों, क्या करेंगे वो पाम ऑयल का? क्या इतना खाने लग गए हैं वो? तो वो क्या हो रहा है, वो इसका डीजल बनाएंगे। जी, पाम ऑयल से बायोडीजल भी बनाया जाता है। डीजल, इंडोनेशिया में तो डीजल में इसको मिलाया जाता है। 40% तक पाम ऑयल वाला डीजल मिलाते हैं वो। मलेशिया में भी बनाते हैं पाम ऑयल से डीजल। लेकिन अभी तक क्या था कि इससे डीजल बनाने से सस्ता ओरिजिनल डीजल पड़ रहा था। मतलब इससे डीजल बन तो जाता है लेकिन वो महंगा पड़ता है। जब असली डीजल ही उससे सस्ता मिल रहा है तो वो सोचते थे कि डीजल तो खाड़ी देशों से मंगा लो, इसको खाने के तेल के रूप में एक्सपोर्ट कर दो। बारिश बेहिसाब होती है वहां पर, तो खेती बढ़िया हो रही थी। लेकिन ईरान युद्ध ने सारी तस्वीर बदल कर रख दी है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और उससे बड़ी बात यह है कि अनिश्चितता बढ़ गई है कि आगे क्या होगा। ये बातचीत होगी नहीं होगी, हॉर्मूज खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कच्चा तेल कहां जाएगा, कितना मिलेगा, किस रेट पर मिलेगा, कब तक युद्ध चलेगा। युद्ध बंद भी हो गया तब भी हॉर्मूज पर टोल की बातें हो रही हैं। तो पेट्रोल डीजल का मामला तो बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, ये दिख रहा है। तो इन देशों ने सोचा कि अपना तेल खुद बनाने का हमारे पास तो रास्ता है ही, हम ये खाड़ी देशों के सहारे क्यों बैठे रहें। तो इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया कि वो जुलाई से अपने देश में डीजल में 50% पाम ऑयल मिलाकर
बायोडीजल बनाने जा रहे हैं। मतलब पहले वो डीजल में 40% पाम ऑयल मिलाता था, उसको कहते हैं B40, अब उसे बढ़ाकर 50% करने वाला, यानी B50 पर चलेंगी वहां गाड़ियां। इसका सीधा मतलब है कि इंडोनेशिया अपना ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल अपने देश में ही बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि विदेश से डीजल आयात न करना पड़े और ऊर्जा में वो आत्मनिर्भर हो जाए। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल पैदा करने वाला देश है। वहां के किसान लाखों टन पाम ऑयल बनाते हैं। पहले वो इसका बड़ा हिस्सा भारत, चीन और यूरोप जैसे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जुलाई से B50 प्रोग्राम शुरू होने के बाद वो हर साल करीब 15 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल को बायोडीजल में लगा देंगे, यानी विदेश में जाने वाला पाम ऑयल कम हो जाएगा। भारत के लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है। हम दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल इंपोर्टर हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में हम ही खरीदते हैं। हमारा 55 से 60% खाने का तेल आयात होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा यानी लगभग 84% इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल ही आता है। अगर इंडोनेशिया अपना पाम ऑयल घरेलू बायोडीजल में ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो भारत को कम मात्रा में पाम ऑयल मिलेगा। सप्लाई कम होने से कीमतें और बढ़ जाएंगी। पहले ही ईरान युद्ध की वजह से शिपिंग का खर्च बढ़ गया है, अब इस B50 पॉलिसी से पाम ऑयल और महंगा और दुर्लभ हो जाएगा। मलेशिया भी इसी रास्ते पर है, वो भी अपने बायोडीजल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है। वो B10 बनाता है, यानी 10% पाम ऑयल मिलाता है डीजल में, वो भी B15 और आगे B20 की तरफ जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों बड़े देश अब पाम ऑयल को खाने के तेल के बजाय ईंधन बनाने में ज्यादा लगाना चाहते हैं, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया। सरकार और व्यापारी भारत में पहले ही स्टॉक बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर यह स्थिति 3-6 महीने तक रही तो भारत में खाने के तेल, वनस्पति, बिस्किट, नमकीन, साबुन, सबकी कीमतें आसमान पर चढ़ सकती है। यानी यह युद्ध हर तरफ से आम आदमी का तेल निकाल रहा है और हर तरह का तेल निकाल रहा है। 100 बात की एक बात। उधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने भी एक रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कानूनी तरीके से कब्जा करने के लिए ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया। अब हॉर्मुज गलियारे पर ईरान का कंट्रोल और मजबूत हो सकता है, ईरान की पकड़ और मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो कानूनी तरीके से इस पर संसद में प्रस्ताव पास करा रहा है। यानी ये समुद्री रास्ता पहले की तरह नहीं रह जाएगा, पूरी तरह ईरान का वहां नियंत्रण होगा, उसकी मर्जी से ही वहां से जहाज गुजर सकेंगे। इसे पार करने के लिए जहाजों को ईरान के बनाए गए नियमों को मानना होगा, उसकी IRGC सेना से मंजूरी लेनी होगी। कानून में यह प्रावधान भी रखा गया है कि अगर किसी जहाज ने ईरान के नियमों को नहीं माना या उन्हें मानने से इनकार किया, तब उन जहाजों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ईरान क्या कदम उठा सकता है। ये सब कुछ साफ साफ शब्दों में कानून में डाला गया। नए कानून में यह भी साफ कर दिया गया कि सभी जहाजों को वहां से जाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। किन जहाजों को गुजरने दिया जाएगा, इसके लिए सख्त नियम होंगे, सभी पर वो नियम लागू होंगे। IRGC सेना नियमों को लागू करवाएगी। रिपोर्ट कहती है ईरान की संसद ने हॉर्मुज गलियारे में एक ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाने को मंजूरी दे दी जिससे वहां सिर्फ ईरान का ही अधिकार हो सकेगा। और नए कानून के तहत ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों से टोल वसूल सकता है। ईरान ने पहले ही इसे वसूलना शुरू भी कर दिया था। उसने नियम भी बना दिए थे कि तेल के जहाजों से, तेल टैंकरों से प्रति बैरल $1 का टोल ले लिया जाएगा। यानी अगर एक जहाज पर 1 लाख बैरल कच्चा तेल है तो $1 लाख की रकम जहाजों को चुकानी होगी। बड़े जहाज जो होते हैं वो 20 लाख बैरल के होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान से इजाजत लेनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से जुड़े जहाज तो पूरी तरह बैन ही हो सकते हैं। इजराइल से जुड़ा कोई भी जहाज वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो फारस की खाड़ी से आ रहा हो या ओमान की खाड़ी से आ रहा हो। जो देश ईरान के खिलाफ हैं उनके जहाजों पर भी रोक लगाई जा सकती है। कानून ऐसा बनाया जा सकता है। नए कानून में इस बात का भी प्रावधान रखने की बात सामने आई कि अगर किसी जहाज ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो क्या ईरान करेगा। नए कानून के मुताबिक ईरान उन जहाजों को जब्त कर सकता है जो उसके नियम नहीं मानेंगे। जो भी सामान होगा उसका करीब 20% तक हिस्सा जब्त किया जा सकता है। रिपोर्ट कहती है ईरान ने इसे पूरी तरह लागू कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, दूसरी चीजों की सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, सबकी कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। एशिया और यूरोप के कई देश अपनी तेल और गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। उनकी परेशानी बढ़ सकती है।